हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी एक्सपर्ट पे। मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार और हम लोग पदार्थ करके एक टॉपिक कर रहे थे। कल हम लोग उसका थ्योरी कंप्लीट कर लिए थे। अब उस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। अभी जो हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वो घटना चक्र पब्लिकेशन की जो बुक आती है पीसीएस के लिए, जिसमें यूपीएससी तथा नॉर्थ इंडिया के होने वाले जितने भी पीसीएस एग्जाम हैं सारे 30 से 35 साल के सारे क्वेश्चन का संकलन रहता है उसमें। उसका एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे, बुक से ही देखेंगे। मैंने उसका सब कुछ कवर कर दिया, ठीक है। और अगर हमसे सॉल्व होता है तभी हम मानेंगे कि हम लोग सही से पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग अगले चैप्टर में मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है घटना चक्र में चैप्टर नंबर 2 होगा, पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, वो हम इसके बाद पढ़ाएंगे, परमाणु संरचना। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन और विलयन करके ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो घटना चक्र का जो चैप्टर नंबर 2 है पूर्णतः हिंदी में रहेगा, ठीक है। तो ये हिंदी में सॉल्व करें, ऐसे बुक इंग्लिश में भी आता है, तो ये हम जो कर रहे हैं ये हिंदी में रहेगा, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है ये हिंदी मीडियम का सीरीज चल रहा है। ये जब हम कर लेंगे, अभी तुरंत आपके साथ ही करेंगे, और इसके बाद फिर आप जो ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव का बुक आता है ग्रीन कलर का, उसको आप कर लेंगे। उसका चैप्टर नंबर 1 ही रहेगा। कौन सा? तो चैप्टर नंबर 1, ठीक है। आप कर लेंगे, फिर आपको अपने पे पूरा भरोसा हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि आपसे अब सारा क्वेश्चन बन रहा है। फिर आप जो नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे, आप देखेंगे कि जितना भी, चाहे छोटे लेवल का कोई भी एग्जाम, हालांकि कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, से लेके पीसीएस लेवल तक के हर एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो बिना देर किए हुए हम लोग फटाफट स्टार्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। आइए, एक सेकेंड, ये रहा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन कि भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है किसका। तो भौतिक परिवर्तन में आपको पता है कि जो हमारा पहले जो भी सामान था, जिस चीज से वो बना हुआ था, और बाद में जब वो बने तो उसमें पदार्थ में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हम पिछले क्लास में बताए थे कि मतलब जब फर्स्ट ही क्लास था, तो छड़ी है, ये डंडा है, इसी को हम अगर दो पार्ट में तोड़ दिए तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसका ये दो यहाँ से टूट के इसका लंबाई में से चेंज हुआ, ऐसा दो ऑब्जेक्ट बन गया है। पर क्या जो लकड़ी जिस चीज़ का बना था वो अभी भी उसी चीज़ का बना हुआ है, पदार्थ में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो क्या उसमें से ऐसा कोई उदाहरण दिख रहा है क्या? तो देखिए, तो ये बोल रहा है हवा में चांदी के बर्तन का काला होना। ये तो आप देखिएगा, तो इसमें सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन थोड़ी हुआ। मोमबत्ती जलना, तो जलने के बाद जो जो धुआं या कुछ भी बन जाता है, तो फिर वो आप देखते होंगे आपके घरों में, चाहे दीपावली के समय में आप देखे होंगे कि मोमबत्ती आप जलाते होंगे और फिर लास्ट में देखेंगे पहले वो पिघलता है, फिर वो जलता है और फिर वो खत्म हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो ये भी कैसा परिवर्तन हो गया? तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? दूध से दही का जमना। तो दूध से दही जो बनता है एक नया पदार्थ बन जाता है। क्या हम दही से फिर से वापस दूध बना सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्या दूध जिस चीज़ से बना होता है और दही जो, क्या आप मानते हैं क्या दोनों सेम है? तो आंसर है कि नहीं सर, दोनों अलग अलग चीज़ होता है। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन हो गया। चलिए, चीनी में पानी का घुलना। तो चीनी में पानी का घुलना ये जो है आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसके बाद भी चीनी अपना जो उसका गुण है मीठा रहने का, और पानी जो है अपना गुण है जो पानी जैसा होता है, वो अपना दोनों गुण रखता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका फटाफट हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है डी। चलिए, जल का वाष्प में परिवर्तन होना। तो देखिएगा, जब जल है तभी वो H2O ही है, ठीक है। और जब वो वाष्प बदल गया तभी वो H2O ही है। तो इसके केमिकल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन देखिएगा, पहला है कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना। तो ये तो बिल्कुल ही रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, फिर है सब्जी के पकने पर मुलायम हो जाना। तो आपको पता होगा जब सब्जी उसमें पकता है, ठीक है, आपने देखा होगा पक जाने के बाद कच्चा सब्जी और पका हुआ सब्जी। तो आप देखेंगे कि एक सेकंड, अगर नहीं, हमने थोड़ा गलत बोल दिया। अगर इसको हम एक तो दो तरह से पकाना होता है, एक जो पकाते हैं हम स्टोव वगैरह पकाते हैं, उस पकाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब स्टोव पे पका देते हैं तो क्या जब वो सब्जी था और अब जो पक के बना है, क्या वो दोनों एक ही चीज़ है? और दूसरा चीज़,
क्या हम पके हुए सब्जी से जो कच्चा सब्जी था वो बना सकते हैं क्या? तो आंसर है नहीं। तो ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है बुक में। तो ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक है, और ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो आपसे फटाफट बनना चाहिए और बन रहा होगा, यही हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, संक्षारण मतलब जो जंग लगता है, एक सीधा मान लीजिए संक्षारण मतलब जंग लगना। ठीक है, क्या है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो सिल्वर पर काले रंग का परत जमना। ठीक है, चांदी पे काले रंग का परत जमना। ठीक है, तो वो है जंग है। तांबे पर हरा रंग का परत जम जाता है, लोहे पर भूरा रंग का जम जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल में बदलना। ठीक है, तो ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया। क्रिस्टल बदल लीजिए या कैसे भी उसका शेप कुछ भी कर लीजिए, तो शेप बदलना उसका, जिस केमिकल से वो बना हुआ है, मतलब NaCl, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, चलिए बर्फ का गलना। ठीक है, तो बर्फ का गलना भी जो है ये सिर्फ भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, सिर्फ स्टेट चेंज है। ठीक है, अवस्था में सिर्फ चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं दूध का स्कंदन, मतलब वो दूध फट जाना। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि ये कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। इसका फटाक से देख लेते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि हम सब कुछ आपको पढ़ा चुके हैं, तो अब ना बिना इस पे डिटेल में डिस्कस किए हुए ना सीधा हम आगे मूव करते हैं। यहाँ तक कर लिए थे। ठीक है, चलिए जल में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ठीक है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। पश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? तो पश्चराइजेशन में दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। वही पूछता है कि पश्चराइजेशन क्या है? तो पश्चराइजेशन में इसमें हम क्या करते हैं कि जर्म्स को मारने के लिए सबसे पहले हम गर्म करते हैं और एकाएक उसको हम ठंडा कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? निर्जर्मीकरण, मतलब जर्म को मारना। निर्जर्मीकरण मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए फिर क्या हो गया? ये रहा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण समुद्री जल। अगर समुद्री जल को हम पीने लायक बनाएंगे तो उसमें से लवण जो है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिलोम परासरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को शॉर्ट में आरओ बोलते हैं। आप जो आरओ वाटर पीते हैं ना, ठीक है, तो ये पेयजल से रिलेटेड है। विकृतीकरण ये प्रोटीन्स होता है। ठीक है, ये अभी आपको भले नहीं पता चल रहा होगा, जब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ पे इसको पढ़ना होता है ऐसे। ठीक है, फिर है पश्चराइजेशन या पश्चुरीकरण। तो पश्चराइजेशन क्या हम लोग चाय का करते हैं क्या? तो नहीं सर, हम लोग तो दूध का करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मतलब ये गलत पूछ रहा है कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है इसमें। तो किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। ठीक है, जलीय विलयन का क्वथनांक जो है, जब हम उसमें जल मिला देंगे तो क्या उसका क्वथनांक अधिक हो जाएगा? तो आंसर है कि ऐसा नहीं है। जब हम उसको पानी मिला देंगे तो जाहिर सी बात है सॉलिड जब स्टेट में तो उससे कम ही हो जाएगा। किसी विलयन के विलय का योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। तो हालांकि इसका आंसर यही होगा, पर यह क्वेश्चन फिजिक्स का है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, इस चीज़ का नहीं है। तो चलिए ये आपको भले अभी नहीं पता हो, अगर आपको आपने फिजिक्स पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो आपको यहाँ पे नहीं पता चला होगा। कोई बात नहीं, आप इसको याद कर जाइए। अभी जब हम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात वहाँ पढ़ेंगे ही। ठीक है, चलिए अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो आप देखिएगा आपके लास्ट में लिखा हुआ भी होगा आपकी नोटबुक। हालांकि जितना चीज़ पढ़ रहे हैं सब कुछ आपको हम पढ़ा ही चुके हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ठीक है, बताइए क्यों उबलता है? तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब जब जितना भी आप धरती से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे अगर दाब कम होगा तो नीचे से जो हीट जा रहा है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा उबलने के लिए, तो इसलिए उबलने का जो बिंदु है कम आ जाता है। यही ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप ये सब समझ रहे होंगे और मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कथन है कि नमक और बर्फ
के मिश्रण को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान प्राप्त किया जाता है। आप देखते भी होंगे, आप आइसक्रीम वगैरह खाते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि जो जब आप कुल्फी वगैरह खाते होंगे तब देखते होंगे नीचे जो है थोड़ा नमक जैसा लगता होगा। नमक को डाला जाता है क्योंकि वो जमने में आसानी कर देता है, या यूं कहें कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है उससे जो आपको पता है 0 डिग्री पे वाटर जमता है, मतलब जल जमता है, तो इसको क्या कर देता है -20 डिग्री सेल्सियस तक लेते चला जाता है। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छे ढंग से जम जाता है, ठीक है। तो ये जमने में आपको मदद करता है नमक, तो वही बोल रहे हैं लेते जाता है। तो ये बात क्या है, ये बात सही है, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड, हाँ, फिर बोल रहा है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, मतलब जो नमक जो है बर्फ के फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। तो आंसर है कि ये गलत बात है, बढ़ा नहीं देता है, घटा देता है। मतलब पहले 0 पे जम रहा था, अब -20 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है, तो ये तो घट गया ना, बढ़ थोड़ी रहा। माइनस में कोई चीज़ हुआ तो घट गया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो आर जो है ये गलत हो जाएगा, पहला वाला सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर ए सही और आर गलत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कोहरा क्या है। कोहरा आप देखे होंगे, ये हालांकि जब कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़े थे तो उसमें भी हम ये बात किए थे कि कोलाइडल तंत्र में कोहरा क्या है। तो कोहरा क्या है, सुबह सुबह आप देखते होंगे कि देखिएगा हमारा वायुमंडल में क्या है, तो गैस, ठीक है। गैस में अब फिर आ क्या जाता है, तो जो रात को जो ओस पड़ता है उसी का जो छोटा छोटा द्रव का पार्टिकल है उसी में मिल जाता है और जो कोहरा लगा हुआ रहता है। तो क्या हुआ, तो गैस में द्रव आ गया। गैस वायुमंडल में तो हमेशा गैस तो है ही, उसी में जब द्रव आ जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, तो ये हो गया गैस में द्रव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 16, ठीक है। यदि 100 ग्राम चीनी को, मतलब 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या नहीं बदलेगा, क्या बोल रहा है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा क्या, ठीक है। अगर हम 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में डालेंगे तो आधा लीटर जो पानी होगा इसका जो द्रव्यमान होगा उसमें चीनी का जो 100 ग्राम चीनी का जो भार होगा वो तो बढ़ ही जाएगा ना, मतलब तो इसका अब जब 100 ग्राम चीनी डालेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गया गलत बात, क्योंकि ये तो बदलेगा। दूसरा है कि घनत्व जो है, क्या घनत्व नहीं बदलेगा क्या, तो आंसर है कि पहले देखिए सर वो नॉर्मल था, फीका था, सिर्फ पानी पानी था, उसमें हम चीनी मिलाएंगे तो उसका जाहिर सी बात है घना हो जाएगा, तो घनत्व जो है बदलेगा। पूछ रहा है कौन नहीं बदलेगा, ठीक है। सांद्रण का भी लेना देना मतलब कंसंट्रेशन का, अभी आप समझने के लिए आप ये समझिए कि ये घनत्व से ही इसका लेना देना है, ठीक है। तो ये भी तो बदल ही जाएगा, ठीक है। चलिए आयतन, क्या आयतन बदलेगा, तो आंसर है कि आयतन नहीं बदलता है। आप देखेंगे 1 गिलास पानी लेते हैं, उसमें चीनी डालेंगे, ठीक है, और उसमें देकर आप घोल देंगे तो चीनी उसी में एडजस्ट हो जाता है, उसका वाटर का जो लेवल है वो नहीं बढ़ता। अगर इतना ही है इसमें आप चीनी थोड़ा दे देंगे और इसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो वाटर का लेवल है ये ऊपर नहीं जाता। इसके पीछे कारण क्या है ना, हालांकि आप डिटेल में नहीं समझ पाएंगे अभी, ये साइंस का बात है, मतलब 11-12 जो पढ़े होंगे हाइड्रोजन चैप्टर वहाँ पढ़ा जाता है, फिर भी हम आपको बोल देते हैं कि जो H यहाँ पे H2O का बॉन्ड ऐसे होता है तो इस बीच में ना H2O के बीच में ना एक बहुत अच्छा खासा गैप होता है, उसी गैप में जो है जो चीनी का जो पार्टिकल है छोटा छोटा जब वो गल जाता है तो बीच में जाके फंस जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो चीनी है, मतलब सॉरी पानी है, उसके बीच में अंदर में आपस में जो एटम है उसमें बहुत सारा गैप होता है, उसी गैप में फंस जाता है। हालांकि आप अगर ये पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ये अजीब सा भी लग रहा हो कि क्या बात करते हैं सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, मतलब आयतन, ठीक है। चलिए 16 हम पढ़े, अब चलते हैं कौन से पे, तो 17 देखेंगे फटाक से, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विचार, मतलब इसमें से विचार कीजिए कि पराश्रम के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, ठीक है। चलिए ये जो बात है ये गलत है, ठीक है। ये जो है ऑस्मोसिस को हम पढ़ेंगे कहाँ पे, तो ये बायोलॉजी का यही थोड़ा सा है कि कुछ क्वेश्चन को आगे पीछे करके जहाँ तहाँ दे दिया जाता है, तो इसलिए ऑस्मोसिस ये टॉपिक जो है हम उसको आपको सेल चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहीं पे आपको हम इसको पढ़ा देंगे, ठीक है। हालांकि ये गलत है। और जो है रिवर्स ऑस्मोसिस में जो तनु घोल का पर बाह्य दाब लगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी जो बात है ये भी बात गलत है,
ठीक है। अब देखिएगा ये सेल का बात डाल दिया, ये जो है आपका सॉल्यूशन चैप्टर 1 है, ठीक है, उसका डाल दिया है। तो और हम लोग मैटर कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन ही नहीं है। हालांकि अगर आप पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक है, ये हमारे सिलेबस का ही क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप जितने भी आईएएस को छोड़ के कोई और का कर रहे हैं तो ये आपके सिलेबस का टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप ज़्यादा दिमाग ना ही लगाएं, ठीक है। चलिए, क्योंकि जितना भी सिलेबस है ना सब में देखिएगा अंडर 10th का ही सिलेबस, और इसमें जो पीसीएस सब में, या चाहे ग्रुप डी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, वगैरह वगैरह। पर अगर आप यूपीएससी चले जाएंगे तो उसमें जो है जो साइंस का 11th और 12th है ना, उससे भी क्वेश्चन आने लगता है, ठीक है। लेकिन जो जितना ये जो आप क्वेश्चन देख रहे थे ये 12th का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए हम आपको बताते जाएंगे, घबराने कोई बात नहीं है। ठोस अशुद्धि के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ठीक है ना। तो उपयोगी कौन सा नहीं है, तो जो है ये आसवन का जो प्रक्रिया है ये उपयोगी नहीं है। आप देखिएगा हमने आपको लिखाया हुआ है जो शुद्धिकरण में, ठीक है। ये इसका आसवन का हम यूज करते हैं द्रव्य की। आप अगर आप नोट्स को खोलिएगा आप देखिएगा जहाँ हम लिखे हैं कि द्रव्य को शुद्धि कैसे करें, तो उसमें से आसवन जो है वहाँ पे आया था, ठीक है। चलिए अब है क्रोमेटोग्राफी तकनीक जो है इसका क्या काम है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी में एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए, आप देखे थे कि एक ही तरह का पदार्थ है, सब कुछ मिला हुआ है, तो यहाँ पे कलर को हम देते थे और एक पेपर पे डाल के, तो यहाँ तक उसमें पानी भर देते थे। तो पानी धीरे धीरे क्या करता था कि ये जो आपका कागज़ है वो वाटर को सोख करेगा, जल को सोखेगा, और सोख के देखेंगे ऊपर तक जाएगा, और इसके साथ ही इस बूंद को ऊपर खींचते रहेगा और अलग अलग कलर का यहाँ पे पट्टी बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हम जो मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिएगा कोई भी चीज़ जो डायरेक्ट ठोस से वाष्प यानी गैस में बदल जाता है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब है अपना 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन अथवा शुष्क बर्फ। तो वही डायरेक्ट अगर सॉलिड से गैस में चला गया तो क्या हो गया, तो ऊर्ध्वपातन हो गया सर, ठीक है। ये हो गया ऊर्ध्वपातन, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए, रेत और नेपथलीन है, ठीक है, मिला हुआ है, उसको अलग करना है। तो आपको पता है कि जो नेपथलीन है उसको आप गर्म करेंगे सीधा गैस में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वही सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होने को क्या बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो है हम आपको जब पीरियडिक टेबल पढ़ाएंगे वहाँ पे जो भी हम बोलने वाले हैं वो पढ़ाएंगे, उसको बोलते हैं वैलेंसी करके एक चीज़ आएगा, ठीक है। तो ये उपचयनांक जो है ये वैलेंसी पूछता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा। तो ऑक्सीजन का होता है -2, तो Mn का Mn इंटू ऑक्सीजन का, सॉरी यहाँ पे लिख रहे हैं Mn प्लस ऑक्सीजन का कितना, तो -2 इंटू 2 इंटू -2। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि देखिए ऐसा पूछा हुआ है कि MnO2 में Mn का उपचयनांक कितना, ऐसे, और इक्वल टू हम 0 कर देते हैं, ठीक है। और आपको हर एक का याद करना पड़ेगा। तो Mn का कितना हो गया माइनस, ये इसको करेंगे तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो उस पार जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो Mn का हो जाएगा कितना, तो 4, ठीक है। चलिए तो 4 किसका आ रहा है, देखते हैं कहाँ पे है। 4 आ गया सी में, ठीक है। तो देखिएगा सी में 1, सी का 1 देखिए कौन सा, सी का यहाँ 1 हो गया, सी का ये 1, ठीक है, ये 1, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका, सी का 1, तो ये दोनों तो कट गया, ये सी का 1 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर देखते हैं इसका H2SO4 में S का, ठीक है। तो H2 का हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 का क्या हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस सल्फर का निकालना है तो S, ऑक्सीजन का कितना -2, तो 4 गुने -2 बराबर 0 हो जाता है। तो ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा -8, ये 2, तो S बराबर कितना हो गया 6, ठीक है। तो 6 हो गया इसका, मतलब D का कितना हो जाएगा
2, अरे ये दोनों हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए CaO में CO का, तो अगर इस क्वेश्चन के लिए तो O का यहाँ याद हो ही गया होगा, -2 ले रहे हैं बार बार, यही होता है ऑक्सीडेशन नंबर उसका। तो Ca और यहाँ पे प्लस O का कितना -2, तो Ca का कितना हो जाएगा, उस पर जाएगा 2, तो 2 ये कितना हो गया भाई इसका 3, और इधर पे आए तो एक A हो जाएगा, A का 3, तो A का 3 ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो गया। बाकी ऐसे ही निकाल लेंगे Al का, तो यहाँ पे इसका Na का होता है 1 और हाइड्रोजन का भी होता है 1, ठीक है। सॉरी इसका होता है -1 और उसका होता है 1, इसका सोडियम हो गया -1 प्लस एल्युमिनियम का हो गया। हालांकि हमको आंसर तो पता ही चल गया, बाकी हम सॉल्व कर दें। और हाइड्रोजन का होता है 1 × 4 = क्या 0, तो Al, एक सेकेंड, ठीक है, Al हो गया, या गलती थोड़ा कुछ तो हो रहा है, एक सेकेंड हम, हाँ ठीक नहीं एकदम सही लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो 3 हो गया, ये = 0, तो यहाँ पे -3, लेकिन ये उपचयनांक पूछ रहा है कि इसका वैलेंसी कितना हुआ, तो वैलेंसी जो है इसका Al का 3 हो गया, क्योंकि जब हम निकालते हैं तो आप प्लस माइनस को इग्नोर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही है, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना था आज के लिए, इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना स्टार्ट करेंगे, खूब अच्छे से समझेंगे, और जो आपका नोट्स है उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अगर आप रिवाइज किए होंगे तो सारा क्वेश्चन आपसे बना होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है अभी आपको एक बार पढ़ने के बाद आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक आता है उसको भी आप साथ साथ कर जाएंगे। हालांकि जब ये हो जाएगा तो फिर आपको हम कोशिश करेंगे कि जैसे ये बुक है ना वैसे उस बुक को भी हम करवा दें, पर हम तुरंत प्रॉमिस नहीं करें, लेकिन जल्दी उसको हम करेंगे, ठीक है ना। तो आप अपना करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।